You had been born into a silver spoon. क्या मैं सही हूँ? ये हमारे हाथ में तो होता नहीं कहाँ पैदा होना है। हिस्ट्री में जूनागढ़ नवाब की बात होती है और कैसे आपने उनका विरोध करके उनको रोका, नहीं तो आज गुजरात पाकिस्तान का पार्ट होता। राजीव गांधी कहते हैं तो लड़ना है तो भावनगर सिटी से हाँ या ना। मैंने कहा अगर राजीव जी कहते हैं कि मुझे लड़ना है तो मैं बीजेपी को सबक सिखा दूंगा। फिर अंधभक्तों ने एक चलाया कि बाल विवाह था। जी टीवी के एक एंकर ने गांव का और जशोदाबेन का इंटरव्यू किया। काफी महीनों तक साथ एज ए पति पत्नी रहे। सारे फोटोग्राफ्स एल्बम उन्होंने फाड़े। ये एक फोटो मैंने रख लिया है, कैमरा के सामने वो फोटो भी दिखाती है। ये सारी सीडी ऑन एयर नहीं हुई, इसकी सीडी मेरे पास भी है। पब्लिकली बोल रहे हैं। बिल्कुल है मेरे पास। अगर मुझे कुछ गंदा काम नहीं करना तो मेरी पत्नी मेरे घर में रहे, इससे मुझे क्या एतराज हो सकता है। पर कोई भी पत्नी हो, वो दूसरी महिलाओं को आप बेडरूम में लेके आओ, नहीं पसंद करेगी। कोई भी अंधभक्त चाहे तो डेफोमेशन का केस करो कि मैं बोल रहा हूँ वो झूठा हूँ। डर नहीं लगता आपको? मेरा इस दुनिया में कोई दुश्मन नहीं। अगर कोई मुझे ठोक देगा तो एक ही आदमी को जिम्मेवार माना जाए। कौन है? और नंबर 1 मोदी। कितनी सच्चाई है मानसी सोनी वाला जो आईपीएस ने किया था, ये लोग को भी साइड कर देंगे, जैसे मानसी सोनी आज तक किसी को पता नहीं कहाँ गई। प्रदीप शर्मा थे कच्छ में, मोदी जी से खास थे। उन्होंने कच्छ में एक गार्डन बनाया था, उसका लैंडस्केपिंग ये लड़की ने किया। मोदी जी वहाँ जाते हैं, निगाह बिगड़ती है और उसे कहते हैं कि तुम गोल्फ कार चला लोगे? तो बोली हाँ मैं तो चलाती हूँ। बोलो गार्डन में राउंड लेना है, हम दोनों ही जाएंगे। सबको मना कर दिया सिक्योरिटी और उन्होंने राउंड लिया। उसी दौरान आदान प्रदान हो, उसके बाद वहाँ रुकी। तो मोदी क्या करते हैं कि भाई आप अगर गर्लफ्रेंड हो तो आपको जो नंबर देंगे वो नंबर दूसरे को नहीं, किसी एक लेवल के नीचे का कैमरे के सामने या पब्लिकली बोलना ना कांग्रेस पार्टी के संस्कार है ना मेरे संस्कार है। इसलिए मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, सब पहचानती है। मैं कभी अकेले में नरेंद्र मोदी जी से मिला नहीं। तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा क्या कोई नॉन करप्ट होता है? मोदी ने? हाँ। तो मैंने कहा बोले ना, आप किसी को 5 लाख देते हो, 50 लाख देते हो, 5 करोड़ देते हो, 50 करोड़ देते हो और आदमी बिकता नहीं है तो आपको लगता है नॉन करप्ट, पर इसकी वैल्यू 500 करोड़ की है। वहाँ तक आप पहुँचे नहीं। मैंने कभी ऐसा गंदी राजनीति देखी नहीं। कारगिल की लड़ाई अगर हम जीत पाए तो उसकी एक ही वजह है कि हमारे पास फोर्स थी, वो राजीव गांधी जी का विजन था, तो ये रिजल्ट मिला। 2 लाइनें थी कि ये समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, ये समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, ये नेहरू की कमियां निकालने में लगे हुए हैं। अरे जिनकी चड्डियां तक फटी हुई है वो नेहरू की पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। वाह वाह वाह। नमस्कार, आज के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक नए मेहमान शक्ति सिंह गोहिल जी आए हुए हैं। नमस्कार। आपकी तारुफ की जाए, आपका इंट्रोडक्शन किया जाए सर, तो पूरी एक फहरिस्त है। आपने शुरुआत की एमएलए से, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन। सॉरी मैं रुक रहा हूँ आपको। मेरी शुरुआत एमएलए से नहीं हुई। मैं 2 बार जिला परिषद का चुनाव जीता। सो पंचायत से पार्लियामेंट। पंचायत में यूथ कांग्रेस भी सर, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस, और वहाँ से फिर उसके बाद एमएलए रहे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे आप सर। उसके बाद आपने चीफ विप का भी शायद संभाला था, मिनिस्टर रहे, फिर पूरी लिस्ट है। आप पीसीसी रहे, इंचार्ज रहे 3 स्टेट्स के, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे आप सर। कुछ बचा है था बाकियों के लिए सर? अभी तो राज्यसभा के एमपी हैं आप। देखिए मैं एक कार्यकर्ता हूँ और एक कार्यकर्ता के तौर पे काम करते करते मैं ज़रूर कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी का आला कमान, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, खरगे साहब, वेणुगोपाल जी, ये सबके कहीं ना कहीं आशीर्वाद मिलते रहें। कुछ लोग आज दुनिया में नहीं भी रहे। हमारे गुजरात के पीसीसी अध्यक्ष हुआ करते थे, उनमें से नटवरलाल शाह जी के साथ काम किया, प्रबोध रावल जी के साथ काम किया, विजय दास महन जी के साथ काम किया, अहमद पटेल जी के साथ काम किया। तो और राजीव जी के आशीर्वाद रहे। तो बहुत छोटी उम्र में लॉ कॉलेज का विद्यार्थी था जी जी, और एमएलए बन गया। तो आज जिनके साथ काम कर रहा हूँ वो जो भी नेता है हमारे, उनके पिताजी के साथ में विधानसभा में रहा हूँ। अच्छा। या किसी के पिताजी के साथ कैबिनेट में रहा हूँ। तो सेकेंड जनरेशन, कहीं कहीं वर्कर्स में 3rd जनरेशन के साथ काम करने का मौका मिला है।
काफी लंबा है। वही आपने लॉ की बात की, तो आप काफी एक्टिविज्म में रहते हैं, काफी लोगों की मदद भी करते हैं एज अ लॉयर, जी। जो हमें पता है। तो वो कैसा आपका वो एस्पेक्ट अभी चल रहा है कि अब सिंस यू आर राज्यसभा एमपी? देखिए अभी मेरी हाई कोर्ट की रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि राइडिंग 2 हॉर्सेस एट ए टाइम कहा जाता है कि 2 घोड़े एक साथ आप नहीं चला सकते हो। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे से इनजस्टिस हो जाएगा, या तो मेरे लॉ के फील्ड में, या जो मेरी जिम्मेवारी संसद में है उसमें। इसलिए मैं अभी एक्टिव प्रैक्टिस में नहीं हूँ। हाँ, कभी कभार कोई ऐसी मैटर आ गई तो ज़रूर वही काला कोट पहन के, बैंड लगा के, गाउन पहन के कोर्ट में चला जाता हूँ, पर वो रेगुलर बेसिस पे नहीं है। हाँ, जब मैं कुछ साल ऐसे रहे कि मैं बहुत ही एक्टिव प्रैक्टिस में रहा, और हमारे वहाँ वर्ड है प्रो बोनो मैटर, माने मुफ्त की। जब भी लगता था कि या तो क्लाइंट की क्षमता नहीं है फीस देने की, या लगता है कि इसको पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया गया है, परेशानी हो रही है इनको, तो मुफ्त में कर लेते थे। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि मैं भी लॉयर हूँ। हम लोग इतना पैसा लेते हैं कोर्ट्स में कि लॉयर सबसे अमीर, वन ऑफ द रिचेस्ट टैक्स पेयर्स में आ रहे हैं। हाँ, आप कह सकते हो। और एक बार नेम और फेम होता है तो लोग मुंह मांगी कीमतें देते हैं, पर उसी फील्ड में मैंने देखा है कि कोई करियर में गोल्ड मेडलिस्ट एजुकेशन के वक्त रहा है, पर कोर्ट में प्रैक्टिस करने में किसी के जूनियर के तौर पे बहुत लिमिटेड आमदनी में भी काम करते हैं। तो एक बहुत बड़ा गैप है। तो एक अलग फील्ड है, कभी उस पे बात तो करेंगे। आपको दिक्कत नहीं रही होगी सर, ये तो हम डिस्कस करते रहेंगे। पहले ये जानना चाह रहा हूँ, आपका जीवन कैसा रहा? जब पैदाइश कहाँ की हुई? और आपका तो सुनते हैं कि यू हैड बीन बोर्न इनटू अ सिल्वर स्पून, क्या मैं सही हूँ? देखिए, भगवान की मेहरबानी रही। ये हमारे हाथ में तो होता नहीं कहाँ पैदा होना है, पर जिस परिवार में जहाँ मैं पैदा हुआ, हाँ, वहाँ पूरी सुविधाओं के साथ बचपन कह सकते हैं आप। जब गिनी चुनी गाड़ियाँ जी थी भावनगर डिस्ट्रिक्ट में, उस वक्त पे मेरे घर में 4-5 गाड़ियाँ रहती थी, तो वो एक था। पर मेरे ग्रैंडफादर थे, वो बड़े ही सूझबूझ के साथ उन्होंने कहा था कि नहीं, अब डेमोक्रेसी है, कोई किंगडम नहीं है, कोई राजा नहीं है, लिम्बड़ा। हाँ, और हमारा यू बिलोंग टू लिम्बड़ा। आज़ादी से पहले इंडिपेंडेंट छोटा स्टेट था, पर अब कोई स्टेट नहीं है। अच्छा। अब आप किसान हो, एक आम नागरिक हो। तो वो दिमाग में उन्होंने बिल्कुल अच्छे तरह से डाला था। तो उसका फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि कुछ हमारी ही बिरादरी के लोग, अगर वो राजा महाराजा टाइप डेमोक्रेसी आने के बाद जिनके दिमाग में रहा, उस सिस्टम में दुनिया के साथ सेट नहीं। पर सर, आप बहुत हम्बल है। इसमें आपके ग्रैंडफादर ने अर्ज़े हुकूमत चलाया था, जो मुझे पता है, जूनागढ़ नवाब, जब वो पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहते थे। तो ये किस्सा थोड़ा जानना चाहते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में जूनागढ़ नवाब की बात होती है, और कैसे आपने उनका विरोध करके उनको रोका कि वो। देखिए, मैं नहीं तो आज गुजरात पाकिस्तान का पार्ट होता। अंग्रेज जब देश छोड़ने को मजबूर हुआ और देश छोड़ के गए, तो जितना जहर डालना था डालते गए थे, और उनको लग रहा था कि ये देश अब उनके कंट्रोल में नहीं रहा तो देश आपसी टूट जाएगा। छोटे छोटे रजवाड़े थे, पर मुझे खुशी है कि इस देश के लिए उन राजा महाराजाओं ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो कांग्रेस के उस वक्त के नेतृत्व, उनके ऊपर एक विश्वास था। और सभी स्टेट्स ने, और उसमें मैं खुशकिस्मत हूँ कि जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं आ रहा हूँ, वो भावनगर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ सबसे बड़ा राज्य था गुजरात में, भावनगर, वो कहते हैं कि 1800 पादर नो धन, इट मीन्स 1800 विलेजेस जिसके पास थे, वो बड़ा स्टेट कृष्ण कुमार सिंह जी महाराजा ने पहला अपना स्टेट इस देश की एकता के लिए, और हमारा छोटा स्टेट था। अच्छा। लिम्बड़ा अलग से था। मेरे ग्रैंडफादर ने वो छोटे छोटे जो स्टेट्स थे उनके लिए जो ट्रीटी साइन करनी थी वो उन्होंने की। और जब जूनागढ़ नवाब अपना इंडिपेंडेंट अलग रखना चाहते थे, तो हिंदुस्तान की फ़ौज सीधी जाके हमला नहीं करना चाहते थे। उस वक्त पे एक
फ्रीडम फाइटिंग की जैसी ही प्रेशर पॉलिटिक्स। एक मूवमेंट चली। अच्छा। और उस मूवमेंट में जिसे आरजी हुकूमत कहते हैं, उसका नेतृत्व करने वाले जो नेता लोग थे उसमें मेरे ग्रैंडफादर। ये 50s की बात है, 1950s। तो वो उस मूवमेंट में उन्होंने हिस्सा लिया और जूनागढ़ हमारे देश का एक हिस्सा बना और नवाब वहाँ से फिर पाकिस्तान में आ गया। सो कमिंग टू आपके जो काम रहा आपका जो यूथ कांग्रेस में और जो आपकी एंट्री हुई पॉलिटिक्स से, उसमें इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? जो मुझे एक किस्सा आपने बताया था बहुत साल पहले जी, कि कैसे आप एक प्रवक्ता की तरह एक सम्मेलन था उसमें बात कर रहे थे और वहाँ पे, तो वो ये यूथ कांग्रेस से पहले की बात है या यूथ कांग्रेस के बाद की बात है? नहीं, यूथ कांग्रेस से भी पहले की बात है, एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस से भी पहले की। मैं तो हाई स्कूल का विद्यार्थी था और पार्लियामेंट का इलेक्शन चल रहा था। नरसिंह मकवाणा जी वो सांसद का कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे और उनकी जनसभाओं में, जैसे नहीं कभी आजकल के हम देखते हैं कि एकदम बच्चे को स्टेज पर ले जाते हैं और वो भाषण देते हैं, उसी तरह मेरा पहला भाषण वो नरसिंह भाई मकवाणा की जनसभा में हुआ। और वहाँ से एक कांग्रेस पार्टी में भी कि इनको प्रमोट करो, इनको आगे ले जाओ। फिर जहाँ कुछ होता था तो मुझे बोलने का मौका मिल जाता, अच्छा वक्ता की तरह। अच्छा वक्ता की तरह। फिर मैं एक साइंस कॉलेज में पढ़ रहा था और हमारे वहाँ एक जिला परिषद का बाई इलेक्शन हुआ आ रहा। तो उस जिला परिषद के चुनाव का मैं खुशकिस्मत रहा कि वो मेरी एज, अगर 2 दिन पहले वो चुनाव होता तो मैं नॉमिनेशन नहीं कर सकता था। उतनी कम एज में जिला परिषद का बाई इलेक्शन में लड़ा और पहला चुनाव में वो जीता। उसके बाद रेगुलर चुनाव में दोबारा भी जिला परिषद का चुनाव आया जो मैं जीता और जिला परिषद में वाइस प्रेसिडेंट बना। तो एक पॉलिटिकल जर्नी यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के साथ साथ चुनावी दौर में उतरा और लोगों के आशीर्वाद से चुनाव जीतने से वो शुरू हुआ। और वो राजीव जी ने कैसे फिर हुआ? देखिए, राजीव गांधी जी ने साथ 2 किस्म से मेरा रिश्ता बना। सबसे पहले ये हुआ कि जिला परिषद के चुने हुए लोगों का यहाँ तालकटोरा में, राजीव गांधी जी ने पूरे देश से प्रधानमंत्री जी थे और उन्होंने एक कन्वेंशन रखा था। उनका सिस्टम ये था कि जो भी बोलना चाहता है उनको अपनी चीट लिख के देना है और अपने सामने वो चिट्ठियाँ पड़ी रहती थी, उसमें से वो एक निकालते थे, जिसका नाम आया उसको बोलने का मौका मिला। उसी वक्त पे खुशकिस्मती से मेरा नाम निकला, मुझे बोलने का मौका मिला। प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी वहाँ बैठे उस स्टेज पे, सबको 5 मिनट मिलता था। मैं 5 मिनट मैंने स्पीच दी और मैं जैसे ही स्टेज से नीचे उतर रहा था तो किसी ने ऐसे हाथ लगाया, मैंने देखा तो सेवादल का बंदा था। बोले राजीव जी आपको बुला रहे हैं। तो मैं गया उनके पास, नमस्ते किया तो उनके हाथ में मेरे नाम की मैंने देखा चिट्ठी थी। उन्होंने कहा यू स्पोक वेरी वेल, तो बहुत अच्छा बोला करके उन्होंने पीठ पे हाथ रखा और वो चीट मैंने देखा उसने अपनी जेब में डाली। कुछ ही दिनों के बाद गुजरात के चुनाव आए जी, और गुजरात के चुनाव में मैंने टिकट मांगी नहीं थी क्योंकि उस वक्त पे कोई यंग लोग, क्या एज रही होगी आपकी? 28। तो उस वक्त पे कोई, मैं लॉ कॉलेज का उस वक्त स्टूडेंट था, तो लॉ कॉलेज में पढ़ाई, वो उस वक्त में हिप्पी कट की फैशन थी। तो हिप्पी कट बाल, जीन्स और टी शर्ट। उस वक्त में कोई सोच नहीं सकता कि विधानसभा का टिकट मिलेगा, तो मैंने असेंबली का टिकट मांगा नहीं था। अचानक से रात को 1:30-2 बजे होंगे, मोबाइल का तो ज़माना नहीं था, घर पे नीचे फ़ोन की घंटी बजी। मैं तो ऊपर के कमरे में सोया था तो मुझे बुलाने आए रात को कि पीसीसी अध्यक्ष जी का फ़ोन है, प्रदेश अध्यक्ष जी के आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने फ़ोन लिया, मुझे कहते हैं कि तुम्हें भावनगर सिटी से चुनाव लड़ना है। तो मैंने कहा सर मैं तो रूरल बैकग्राउंड से हूँ, मैंने टिकट मांगा नहीं है, देना है तो आप मुझे रूरल की 2-3 सीट गिनाई। तो बोले, गुस्से से बोले कि हम नहीं चाहते तुम लड़ो, ये राजीव गांधी समझता नहीं, उन्होंने कहा है कि तुम्हें चुनाव लड़ाना है, हाँ या ना बोलो। फिर बोले मैं सीएम को देता हूँ। तो चीफ मिनिस्टर थे, हमारी सरकार थी कांग्रेस, हमारी सरकार थी, तो सीएम को फ़ोन दिया।
सीएम ने भी कहा कि कोई चॉइस की सीट नहीं मिलती है, राजीव गांधी कहते हैं तो लड़ना है तो भावनगर सिटी से हाँ या ना, कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने कहा अगर राजीव जी कहते हैं तो कि मुझे लड़ना है हाँ। तो मैं कोई ऑप्शन नहीं देते हो आप तो भी मैं लड़ूंगा। ठीक। चुनाव डिक्लेयर हुआ, मेरा टिकट डिक्लेयर हुआ तो बड़ा बवाल मच गया। भावनगर के कांग्रेसियों ने कहा कि नहीं, हम ऐसे कोई स्काई लैब को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जीन्स टी शर्ट पहनने वाला लड़का हमारे शहर से कैसे लड़ सकता है जो जिला परिषद का रिप्रेजेंटेटिव है। तो और कांग्रेस के लोगों ने इकट्ठा होकर कहा कि हम एक कॉरपोरेटर है कांग्रेस का चुनाव जीता हुआ, उसको इंडिपेंडेंट लड़ाएंगे, उसको जिता देंगे और वो कांग्रेस में आ जाएगा। हम ये कांग्रेस का डिसीजन नहीं एक्सेप्ट करते हैं। उस वक्त ये अभी जो 11-12 दिन मिलते नहीं, उस वक्त लंबे दिन मिलते थे। अच्छा। नॉमिनेशन के भी लंबे दिन अच्छा। मिलते थे, चुनाव भी 1 महीने तक का टाइम टोटली मिल मिलता जाता था। तो मैंने तो मांगा नहीं था टिकट, आया तो मैंने आखिरी दिन जो नॉमिनेशन था उस दिन मैं भरूंगा, मैंने तय किया। जिला परिषद का उपाध्यक्ष था तो मेरे जिला परिषद के साथियों को कहा कि देखो मैं आपका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मुझे टिकट मिला है, राजीव जी ने दिया है, तो इस दिन मैं नॉमिनेशन कर रहा हूँ, आप अपने क्षेत्र से लोगों को लेके आइए और मेरे क्षेत्र में मदद कीजिए। हर कॉलेज में मैं गया, मैं कैंपस का लीडर था, सभी प्रोफेसर को कहा सर मुझे असेंबली का टिकट मिला है, 2 मिनट बात करना है। तो चालू क्लास से उन्होंने कहा बोलो। मैंने सबको कहा कि देखो मैं आपका कैंपस का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मुझे टिकट मिला है, इस दिन को चुनाव है। ठीक है, सब आएंगे, बच्चे खुश हो गए, सब यंगस्टर्स। तो जिस दिन मैं नॉमिनेशन भरने गया, अखबारों ने लिखा कि 20,000 की भीड़ लेके गया और जिसमें पगड़ी बांधे हुए गांव के लोग भी थे और कॉलेज के यंगस्टर्स नाचते हुए भी साथ में गए थे। तो टीवी का ज़माना नहीं था, अखबारों में आया कि कांग्रेस ने ये सीट जीत ली। तो जो कांग्रेस से नाराज, मेरे सिटी कांग्रेस प्रेसिडेंट भी इंडिपेंडेंट का नॉमिनेशन करवाने गए थे, उनका फ़ोन आ गया कि भाई मैंने कहा नहीं चाचा मैं समझता हूँ, बोले वो ज़्यादा ना आग लगे इसलिए मैं तो गया था। मैंने नहीं, उनके घर चला गया, धीरे धीरे करता लोग आ गए और लोगों के आशीर्वाद रहे। भावनगर सिटी से बीजेपी की डिपॉजिट गई और मैं पहला चुनाव जीता वहाँ से। और सिर्फ 32 लोग आउट ऑफ 182, बुरा वक्त लिखता था हमारे लिए, बहुत बुरा वक्त था। कांग्रेस के सिर्फ 32 लोग चुनाव जीते, उसमें मैं जीता। उस समय इतनी खराब परफॉर्मेंस? उस वक्त 1990 में बहुत खराब परफॉर्मेंस रहा हमारा। जनता दल और भारतीय जनता पार्टी, यहाँ वीपी सिंह का माहौल था, तो उस माहौल में वीपी सेंट्रल में वीपी सिंह, तो जनता दल और बीजेपी मिलके लड़े और उनकी मिलीजुली सरकार बनी। हम 32 लोग अपोजिशन में बैठे। माधव सिंह सोलंकी चीफ मिनिस्टर थे, उनकी अगुवाई में वो चुनाव लड़ा गया था और अमर सिंह चौधरी जी थे, उनको हटा के आखिरी महीनों में माधव सिंह सोलंकी को वहाँ फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया था और हम सिर्फ 32 लोग हाउस में चुनाव जीत के आए। तो मैं उस वक्त पे चुनाव जीता। हाँ ज़रूर, मैं आजकल कुछ लोग मेरे से सहमत नहीं होते हैं, पर जब मैं चुनाव जीता उसके बाद मैंने देखा कि कांग्रेस से जिन्होंने बगावत करके इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था, धीरू भाई हमारे कॉरपोरेटर थे, तो मैं सबसे पहले चुनाव जीतने के बाद उनके घर गया। मैंने कहा कि देखिए मैं कांग्रेस में चुनाव लड़ा, आप पक्के कांग्रेसी थे, आपने बगावत की, इसमें मेरे में कुछ कमियां हैं तो आप मुझे बताना। अब मैं विधायक हूं, आपके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं करूंगा, पार्टी से निष्कासित नहीं होगे, आपको कल से ऑफिस भी आना है। और वो उसके आंख में आंसू आ गए और वो कांग्रेस में उसी तरह से 32-33 लोग ऐसे थे जो उनके साथ थे, उन सबको एक एक को मिला, किसी की कंप्लेन नहीं की। और जब मैं दोबारा 1995 में चुनाव लड़ने गया तो जो लोग मेरे खिलाफ थे उनमें से 95% लोगों ने मेरा काम किया और 95 में फिर से मैं चुनाव जीता। तो ये हमारे लोग जो ये कहते हैं कि कभी कभी कि इसको निकाल दो, उसको निकाल दो, इसको कर दो, मैं ये मानता हूँ कि पार्टी हमें टिकट देती है,
उसके बाद अगर पार्टी का बंदा हमारे साथ हम नहीं रख पाए तो सिर्फ उनको दोष मत दो, हम भी इसके लिए कुछ जिम्मेवार हैं और साथ मिलाओ। तो कितनी बार सर एमएलए रहे फिर आप? मैं 4 टर्म एमएलए रहा भाई। 3 टर्म रहा मैं भावनगर से, और 2014 में जब आज के प्रधानमंत्री को प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट भाजपा ने घोषित किया तो गुजरात में एक बहुत अजीब माहौल उसके फेवर में था। पार्लियामेंट के चुनाव के साथ साथ एक बाई इलेक्शन कच्छ की अबडासा कॉन्स्टिट्यूंसी, जिनको हटा के किया गया था, तो बाई इलेक्शन था। मैं कच्छी लैंग्वेज समझ लेता हूँ पर बोल नहीं पाता हूँ। उस वक्त गुरदास कामत जी थे हमारे प्रभारी, उन्होंने कहा कि आपको बाई इलेक्शन वहाँ से लड़ना है। मैंने उनको कहा कि ये while you were sitting MLA? नो, आई वॉज नॉट सिटिंग एमएलए। 2012 आई हैड लॉस्ट द इलेक्शन क्योंकि मुझे भावनगर सिटी की बजाय भावनगर रूरल से लड़ाया गया था। पर in 17 you were LOP? आई वॉज LOP फ्रॉम 2007 to 2012। उसके बाद बट यू आर स्टिल एन एमएलए ड्यूरिंग, अच्छा उस समय नहीं, उस समय बाई इलेक्शन था। बाई इलेक्शन था, और बाई इलेक्शन 2014 का हमारा 26 की 26 पार्लियामेंट हम हार गए। उसके साथ साथ चुनाव था और कच्छ की जनता के आशीर्वाद मिले और बाई इलेक्शन में अबडासा से जीत के अच्छा। फिर पार्लियामेंट में या फिर असेंबली में मिला। तो ये मैं मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की मेहरबानी रही, लोगों के आशीर्वाद रहे, कार्यकर्ताओं की मेहनत रही। आप LOP उसी बार से, उसके पहले से ही LOP? उससे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट में मिनिस्टर रहा, चीफ व्हिप रहा हाउस में, लीडर ऑफ अपोजिशन 2007 to 12 रहा। 14 में चुनाव जीतने के बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन रहा 2017 तक। तो ये एक दौर रहा। पर 17 में ऐसा क्या हुआ कि आप दिल्ली आ गए, इंचार्ज हो गए, आप 3-3 स्टेट्स, 2-3 स्टेट्स मिले जहाँ तक मुझे मालूम है। देखिए, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। वो कहते हैं ना कि सैनिक को अपना रोल तय करने का अधिकार नहीं है, सेनापति रोल तय करते हैं, उसको सैनिक को करना है। तो मैं एक पार्टी का सैनिक हूँ। पार्टी ने तय किया, राहुल गांधी जी नेशनल प्रेसिडेंट थे और मुझे कहा कि बिहार के इंचार्ज की जिम्मेवारी लेनी है। अगर आप मैप में देखो तो एक इधर गुजरात, दूसरे कोने पे बिहार। 3.25 साल तक मैं वहाँ इंचार्ज रहा, बिहार का इंचार्ज था और साथ ही साथ में मुझे दिल्ली की जिम्मेवारी भी दी। तो दिल्ली और बिहार दोनों स्टेट का मैं इंचार्ज रहा, बिहार के लोगों के साथ काम करने का। While you also became at the same time आप MP भी हो गए थे। 2019 में जब लोकसभा का इलेक्शन आया तो मैं पहले चाहता था कि लोकसभा लड़ूंगा। राजीव सातव जी थे हमारे प्रभारी, तो उन्होंने भी कहा था कि आपको लोकसभा लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। मैंने कुछ हद तक तैयारी भी की थी। फिर उन्होंने कहा कि देखो, अगर आप लड़ने जाओगे तो बिहार कौन देखेगा, तो आप बिहार देखो तो अच्छा है, आला कमान भी ये चाहता है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं लड़ूंगा। तो 19 के चुनाव में मैं बिहार में ही रहा और लोकसभा में नहीं लड़ा। पार्टी की मेहरबानी थी कि लोकसभा नहीं लड़ने दिया था 19 में, तो 20 में सामने से मुझे राज्यसभा मांगा नहीं था। राज्यसभा राहुल गांधी जी की ओर से, सोनिया गांधी जी की ओर से डिसीजन हुआ और मुझे कहा गया कि राज्यसभा। पर सर, आपकी ब्रेकिंग न्यूज़ तो एक बार बहुत चली थी जी, जो अहमद पटेल जी का चुनाव था। और अहमद पटेल जी, मुझे लगता है शायद भाजपा ने पहली बार खुल के जोड़ तोड़ शुरू की थी वहाँ से। और रात भर हम देख रहे थे, टीवी से लगे हुए थे कि अब हार रहे हैं, अब जीत रहे हैं। वो इंसिडेंट क्या था? शायद इससे पहले भी कभी भाजपा ने कुछ ऐसा किया था क्या? देखिए, जैसे कोई वर्ल्ड कप की फाइनल मैच हो और रात को टीवी पे सब जमे हुए हैं कि हमारा देश की टीम वर्ल्ड कप में लड़ रही है और जीते वो उम्मीद करने के साथ, उसी तरह वो 2017 में अहमद पटेल जी का राज्यसभा का इलेक्शन जो था, वो पूरे देश में लोग देख रहे थे। हाँ। कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रार्थना कर रहे थे,
मन्नतें रख रहे थे कि इसमें जीत। क्योंकि भाजपा ये ट्रेन प्रकरण कोशिश कर रही मैंने थी। इतना गंदा पॉलिटिक्स, क्योंकि मैंने तो बहुत सालों देखा, मैंने कभी ऐसी गंदगी देखी नहीं थी, ऐसा गंदी राजनीति हुई। हम लोग हमारे विधायकों को पूरी तरह से डराना धमकाना, एक हाथ में डर का डंडा, दूसरे हाथ में लालच, जब चाहो पैसा ले लो। कर्नाटक में सरकार थी और जब हम यहाँ से जब इस हालत में, सभी एमएलए ने तय किया, वो कोई अहमद पटेल जी का डिसीजन नहीं था। मैं भी हाउस में एक वोटर था, एमएलए था मैं। सब ने कहा कि गुजरात में सलामत नहीं है, हम जाना चाहते हैं कहीं बाहर। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि ऐसा कुछ रिसेंट में हुआ था मोदी सरकार में। मुझे लगता है कि इससे पहले इतने बड़े पैमाने पे नहीं, इतने बड़े पैमाने पे नहीं, जहां आपका लीडर और आपका चीफ व्हिप तक चला जाए। वही हमारी लेजिस्लेटिव पार्टी में लीडर थे शंकर सिंह वाघेला, वो छोड़ के गए। हमारे चीफ व्हिप थे बलवंत सिंह राजपूत। अच्छा, वो कैंडिडेट बने, वो ऑपोजिट साइड के। और जबकि डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए। हमारे पास जरूरत से ज्यादा 13 वोट थे, जरूरत से ज्यादा। उन सभी वोट को तोड़ने का एक पूरी साजिश हुई, डराना धमकाना खरीदना, यहाँ तक कि किसी भी तरह से फिजिकली भी किसको ख़त्म कर दे तो कोई ताज्जुब नहीं होगा, ऐसा माहौल बन गया था। तब हम, और जब हम जहाँ रुके थे उसी वक्त डीके शिव कुमार जी के वहाँ रेड हुआ। हम जहाँ रुके थे वहाँ पर कर्नाटक में सरकार थी हमारी, और जो बॉक्सेस पड़े थे उसको भी कंगाला गया, तो उसमें से पैसे तो नहीं निकले किसी के जूते थे, किसी के कपड़े थे, पर एक बहुत गंदी राजनीति हुई। पर वो कहते हैं ना कि मुद्दे चाहे लाख बुरा तो क्या होता है, वही होता है। भगवान को मंजूर नहीं था कि आप इतनी गंदी राजनीति करो, और इसलिए भाजपा उसमें हारी जी। उन्हीं हमारे से बगावत करके जाने वाले 2 शिकार हो गए, हमारे वोट उनके कैंसिल हो गए और अहमद पटेल जी चुनाव जीत गए। काफ़ी बड़ा वो था इंसिडेंट। सो कमिंग बैक टू गंदी राजनीति, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा गुजरात में, जब पहली बार मैं गुजरात गया तो लोगों को अमित शाह और मोदी की असलियत जो हमें पता नहीं चलती है, जो एक कवर्ड अप, वहाँ पे हर आदमी बच्चा बच्चा गुजरात का जानता है कि दे वर पेडलर्स, तड़ी पार हुए थे, इनके क्या हिस्ट्री रही है, क्या बैकग्राउंड रहे, आईएएस आईपीएस और ब्यूरोक्रेट्स ने इनके खिलाफ जो रिवोल्ट करने की कोशिश रही। तो जरा ये दोनों की जो 2 लोग की तिगड़ी तो नहीं बोलूँगा, दुगड़ी जो है, ये क्या है, ये कौन है, ये इस लेवल का मैनिपुलेशन करके आज इतने लोगों को, अब परतें खुल रही हैं और अभी मधु किश्वर का तो बयान आ ही रहा है, तो उनके कैरेक्टर, उनके नेचर, उनकी क्रूएलिटी के बारे में थोड़ा सा एक्सपोज करिए कि ये क्या है। और ये लोग, आप तो खुल के बोलते रहे। देखिए, पहले मैं ये कहूँगा कि गुजरात महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि, जैनों की तीर्थभूमि, भगवान स्वामीनारायण की कर्मभूमि, ये गुजरात में एक उच्च कोटि का, जिसे कहते हैं, एक ग्रेसफुल पॉलिटिक्स होता था। मैं उसका साक्षी रहा। आइडियोलॉजिकल लड़ाई होती थी, पर जिसे कहते हैं ना बिलो बेल्ट, गंदी राजनीति का गुजरात में कोई स्थान नहीं था, चाहे कोई भी सरकारें आती थी। मुझे याद है, मैंने हमारे असेंबली में स्पीकर नटवरलाल शाह जी थे, उन्होंने एज ए स्पीकर कहा ऑन रिकॉर्ड, आज भी रिकॉर्ड में है, कि मैं चुनाव लड़ा सत्ता पक्ष के सिंबल पे और इस कुर्सी पे स्पीकर की बैठा हूं। बस इस कुर्सी पे बैठने के बाद मेरी कोई पार्टी नहीं है, मेरा काम है कि ऑपोजिशन जो है वो अल्पमत में है, माइनॉरिटी में है, उनकी वॉइस दब ना जाए, वो देखना मेरा काम है। और ये काम करते करते हो सकता है कि मेरे सर पे ये ब्लेम आएगा कि स्पीकर इज प्रो ऑपोजिशन, अध्यक्ष
नहीं। वो ऑपोजिशन की तरफ ज़्यादा मदद रूप बनते हैं। बोले वो ब्लेम लेने के लिए मैं तैयार हूँ, पर ऑपोजिशन की आवाज़ दबने नहीं दूंगा। ये परंपरा गुजरात की रही। पर अब तो कॉन्ट्रेरी आप देख रहे हैं और राज्यसभा और उसके लोकसभा में। बाद बिल्कुल उल्टा मैंने देखा वहां पे। जैसे पहले गुजरात में था ग्रेसफुल पॉलिटिक्स और सिर्फ आइडियोलॉजी की लड़ाई थी। अब जो उसके बाद जो 2001 के, इवन मैं कहूँगा बीजेपी के मुख्यमंत्री थे केशुभाई पटेल, वो भी नहीं किए थे वो। वो भी थे, तो वो भी एक ग्रेसफुल पॉलिटिक्स करते, भले भाजपा के थे, हाँ हम भी लड़ते थे उनके सामने, हाँ पर ये क्रिमिनल की तरह नहीं। 2002 से जब से मोदी जी आए, पुरानी सारी परंपराएं खत्म। और यही नहीं कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी या ऑपोजिशन, उनके खिलाफ आवाज उठी, उसको किसी भी तरह से खत्म करो। हरेन पंड्या, आरएसएस का फैमिली, आरएसएस का एक बड़ा नाम, इधर अडवाणी जी और वाजपेयी जी से क्लोज, गुजरात के भाजपा पॉलिटिक्स में बड़ा नेता, रेवेन्यू मिनिस्टर। उसने जब नरेंद्र मोदी उधर गुजरात में मुख्यमंत्री बने केशुभाई को हटा के, तो वो एमएलए नहीं थे, उनको लड़ना था। हरेन पंड्या को कहा तो हरेन। क्लैरिफाई कर दें कि एमएलसी का जो सिस्टम यूपी में होता है, वैसे एमएलसी का सिस्टम नहीं है। नहीं, यहाँ पे गुजरात में एमएलसी का नहीं है, तो आपको एमएलए बन के ही आप 6 महीने तक कंटिन्यू कर सकते हैं। और गुजरात की तरह और भी कई राज्य हैं कि जहाँ पे सिर्फ सिंगल हाउस, एक ही हाउस है, एमएलसी और एमएलए दोनों नहीं, तो इनको एमएलए बनना था। हरेन पंड्या को कहा तो हरेन पंड्या ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए सीट खाली नहीं करूँगा। वहाँ से एक तकलीफ शुरू हुई और हरेन पंड्या के पिताजी बार बार चिल्ला के कहते रहे, क्योंकि हरेन पंड्या जी को पहले पॉलिटिकली ख़त्म किया गया जब नेक्स्ट चुनाव आ रहा था, क्योंकि कुछ महीने के बाद तुरंत चुनाव था। तो जब चुनाव आया तो नरेंद्र भाई मोदी चीफ मिनिस्टर होते हुए उन्होंने जिद की कि हरेन पंड्या की टिकट काटो। अच्छा, अटल जी का मानना था कि ब्राह्मण नेता है, बहुत बड़ा आरएसएस वाला है, तो वो पहले सहमत नहीं हुए। तो नरेंद्र मोदी जाके अस्पताल में भर्ती हो गए। उसने कहा इनकी टिकट काट के दूसरे को नहीं लगाओगे तो मैं तब तक मेरा नॉमिनेशन नहीं करूंगा और ज़रूरत पड़ी तो मैं बीजेपी को सबक सिखा दूंगा। अच्छा। और उसका नेतृत्व झुक गया और हरेन पंड्या जैसे एक बड़े नेता का टिकट काट दिया। तो पॉलिटिकल मर्डर हुआ। उसके बाद जब हरेन पंड्या जी की हत्या हो गई, उसका फिजिकल मर्डर हुआ, आज तक उसको मारने वाले पकड़ा ही नहीं गए। हु किल्ड जेसिका लाल कहते थे ने, तो हु किल्ड हरेन पंड्या, आज तक उसकी, क्योंकि जिनको पकड़ा था वो तो हाई कोर्ट ने कह दिया कि इसके तो सबूत ही नहीं थे। पहले मुसलमान लड़कों को थोड़े पकड़ के कह दिया इन्होंने मारा है, तो उसमें तो कुछ दम निकला नहीं। तो ये हरेन पंड्या के पिताजी ने कहा कि मेरे बेटे का मर्डर नरेंद्र मोदी ने किया है। गुजरात की ये पॉलिटिक्स नहीं थी। गुजरात में जब भी कोई भी चुनाव या कोई इश्यू खड़ा होता था, एक पुलिस की टीम, टेररिस्ट स्क्वाड की, आईपीएस ऑफिसर 2-3 बैठ के कहते थे कि हमारे मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को मारने के लिए कुछ आतंकवादी आने वाले हैं, ऐसे इनपुट्स मिले हुए हैं। फिर 2-3 दिन के बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी कि पकड़े गए और कहते थे कि रात को हम ये इनपुट आया था आईबी का, तो हम वॉच में थे, एक बंदा बाइक लेके जाता था, उसको रोकने की कोशिश की तो उसने फायरिंग की, पुलिस ने क्रॉस फायरिंग की, क्रॉस फायरिंग में वो मारा गया और उसकी जेब से एक चिट्ठी निकली जिसमें लिखा था मैं नरेंद्र मोदी को मारने जा रहा हूँ। क्या कोई मारने जाने वाला जाएगा? और ऐसे 17 लोगों को 2-3 महीने में मार के, और फिर हर 17 और हर गांव के मंदिर पे एक प्रार्थना सभा फिर होती थी प्लानिंग के साथ
कि हमारे हिंदू हृदय सम्राट को मारने आतंकवादी आते थे, भगवान ने बचा लिया तो उसकी आरती होगी। तो एक माहौल करने का। और एक ऐसे लोग थे, मेरे वहाँ से भावनगर से एक लड़का मजदूरी करने के लिए दुबई गया था, ईद के लिए घर आ रहा था। उसके फादर वो साइकिल के पंचर करके अपना घर चलाते, बहुत गरीब। उसको आतंकवादी बना के, प्लानिंग क्या होती थी कि बम्बई एयरपोर्ट से पुलिस की एक टीम ही काम करती थी कि रात को टैक्सी चेक करेंगे, पासपोर्ट देखेंगे, कोई दुबई से आ रहा है, कोई यूएई से आ रहा है, कहीं वो से इन्फॉर्म कर देंगे। उसने उसको सीधे वहाँ से उठा लेंगे। अच्छा। फिर उसकी जांच करवाएंगे कि इसका फैमिली बैकग्राउंड ये वो क्या बहुत नहीं है। उसको ऐसे अनऑफिशियली रखेंगे। जब इनको ज़रूरत होगी, जैसे बकरा रखा है आपको खाने के लिए दे दिया, इसलिए वहाँ से महाराष्ट्र से इसको यहाँ दिया जाता था और इसको मार दिया जाता था। जब एसआईटी बनी, सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर आई, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा कि ये तो सारे फर्जी एनकाउंटर है। वो होता था क्या कि जो आतंकवादी बना के जिसको लाते थे, जिसके पास मोटरसाइकिल होती थी, उसकी एक कंप्लेन होती थी कि 2 दिन पहले एक पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कि मेरा मोटर बाइक चोरी हो गया है, और वो उस आतंकवादी के पास से मिला। अब वो एक ही मोटरसाइकिल चोरी होता था, एक पुलिस कांस्टेबल के भाई का था, और सभी केसेस में जी। वही मिलता था। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें निकली। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि नहीं, ये गलत है। तब गुजरात सरकार ने एफिडेविट की कि ये तो नेम और फेम के लिए कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नेम और फेम के लिए कोई करे, पुलिस ऑफिसर्स इतनी, ये हम नहीं मानते हैं। उसके बाद हाई कोर्ट की एक एसआईटी भी बनी, अमित शाह अरेस्ट भी हुए। इसी में अरेस्ट हुए थे, फेक एनकाउंटर वाले केस। इसमें एक और केस भी नहीं, हुआ था इनके 3 जिसमें सोहराबुद्दीन, केसरबी और तुलसीराम, 3 लोगों का मर्डर हुआ। तुलसीराम तो हिंदू था, प्रजापति था। तो थोड़ा सा एक समझने की कोशिश कि अमित शाह एक बार तड़ीपार हुए थे हमारे होम मिनिस्टर, इसी केस में तड़ीपार हुए। एक तड़ीपार हुआ, एक जज लोया वाला जो हमें पता है। वो मैं आपको से कनेक्टेड है। मैं इसी से कनेक्टेड है। ऐसा है कि तुलसीराम प्रजापति हिंदू था, कुछ बहुत सारी चीजें वो जानता था। अच्छा। सोहराबुद्दीन वो तो जिसका उपयोग हुआ था उसकी पत्नी जो थी कैसरबी। तुलसीराम प्रजापति ने राजस्थान जेल में था, उसने वहां से कागज लिख के कहा था कि मैं बहुत सारी चीजें जानता हूं और मुझे गुजरात की पुलिस फेक एनकाउंटर में मार देगी। एक कागज उन्होंने अशोक गहलोत जी को भी लिखा था। अच्छा। और अशोक गहलोत जी लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उन्होंने वहां उसको फॉरवर्ड भी किया हुआ था। अच्छा। जेल में से निकाल के उसको मार डाला कि वो भागने की कोशिश कर रहा था करके। ओके। गुजरात लाने के लिए, गुजरात की बॉर्डर में बनास। तुलसीराम प्रजापति को वहां मार दिया। कैसरबी निर्दोष महिला, उसके साथ बहुत बुरी तरह से बुरा व्यवहार हुआ। इस केस के लिए गुजरात के हाईकोर्ट ने एक एसआईटी बनाई, 3 पुलिस अफसर। उसमें से एक जो पूरे गुजरात में आप कहीं पर भी एक कैमरा लेके चले जाओ, कोई भी कहेगा कि पाक साफ नॉन करप्ट ऑफिसर सतीश वर्मा, स्ट्रिक्ट ऑफिसर, कोई कांग्रेसी नहीं, कोई पार्टी के नहीं, पर स्ट्रिक्ट ऑफिसर, वो एसआईटी में थे। उन्होंने ये सारा देखा और उन्होंने अमित शाह को अरेस्ट किया। While he was मोदी जी वो मिनिस्टर थे मोदी। रिजाइन। मोदी जी सीएम नहीं थे उस समय। मोदी जी सीएम थे। अच्छा, ये मिनिस्टर थे। वाइल मिनिस्टर इनको अरेस्ट किया। इनको अरेस्ट किया गया। हाई कोर्ट ने बेल नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर बाद में कंडीशनल बेल दिया कि तड़ीपार रहोगे आप, गुजरात में नहीं रहोगे, और बेल मिला। उसी के बाद एक मैनेजमेंट के तहत वो केस गुजरात से ट्रांसफर होके महाराष्ट्र गया। और जो लोहिया थे जज लोहिया, वो स्ट्रिक्ट सही निर्णय करने वाले थे। उसकी रहस्यमय मौत हो जाती है और उसके बाद सारे सीक्वेंस लगा के सारे बरी हो जाते हैं। जनता को एक चीज़ और बता देते हैं कि जज लोया के केस में पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस
सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस आते हैं, उनसे पूछा जाता है कि आप देश को बचा लो, वो बोलते हैं, और वो पूछा जाता है किस लिए, तो बोलते हैं वो जज लोया के केस में प्रेशर है। बिल्कुल। तो इस लेवल का वो केस है कि हमारे होम मिनिस्टर ने किस लेवल पे, जो आज करंट होम मिनिस्टर, किस मैनेजमेंट, और जिसको भी मदद, जिसने भी उसमें बहुत सारे लोगों की मदद ली, बहुत सारे लोगों की इन्होंने मदद ली। और मैं तो ये भी कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने भी बड़प्पन दिखा दिया, कोई ने कहीं हेल्प कर दी, इधर नहीं तो यही उधर। राहुल जी बोलते हैं जो। हाँ, तो प्रणब मुखर्जी जी से मेरी एक बार उसमें नोकझोंक भी हो गई थी। तो जब ज़रूरत होती है, ये दोनों की एक ख़ास चीज़ है कि अगर उसको लगता है कि आपकी ज़रूरत है तो आपके पाँव पड़ेंगे, आपसे काम निकल जाने के बाद आपका पाँव नहीं, आपका गला काटेंगे। ये तो सर इनका ब्लूप्रिंट प्रिंट है ही है कि ये तो ये ट्रेन प्रकरण या चाणक्य नीति बोलते हैं। तो चाणक्य नीति बोल के तो इन्होंने सर मर्डर्स कराए, इनके टाइम दंगे हुए, दंगों से इनको फायदा हुआ, चाहे वो शुरुआत गोधरा से हुई हो, अब वो आज तक वो कंट्रोवर्सी में है, लोगों ने तो खुल के बोला है कि उसके अभी तक कोई सबूत नहीं मिले हैं तो कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन दंगे इनके टाइम हुए, इन्होंने मर्डर्स कराए, इनके हिसाब से इवन ये बोलते हैं कि बूट लेगिंग अल्कोहल की भी सप्लाई, जो एक ट्वीट माने आप देखो कि ये अल्कोहल से बहुत ज्यादा कमाई है। नोट डिमोनिटाइजेशन आया, नोटबंदी हुई, हाँ, अमित शाह के बैंक में सबसे ज़्यादा अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। अभी इसी सरकार ने आरबीआई के साथ मिलकर कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए कानून लेके आया है कि कोऑपरेटिव बैंक्स में कोई भी डायरेक्टर है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, वो 8 साल से ज़्यादा नहीं रह सकता है। फिर अमेंडमेंट लेके आया कि 10 साल से ज़्यादा नहीं रह सकते। ठीक है, ये कानून है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कानून को भाजपा की सरकार ने पास किया। अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में 2007 से अमित शाह के खास लोग डायरेक्टर और चेयरमैन बन के बैठे हैं। हम हैं 2026 में, 10 साल नहीं, चुनाव नहीं हुआ है और ये लोग बैठे हैं। और ना कानून काम करता है, ना सरकार काम करती है। बिना चुनाव, कानून कहता है कि चुनाव के बाद भी आप 10 साल से ज़्यादा नहीं रह सकते हो, और ये 20 साल करीब हो गया, ये 20 साल से। और उन्हीं के अमित शाह भी पहले इसमें चेयरमैन रहे, और ये है वो तो और जो भी जिसने भी अच्छा काम किया उसके साथ एक बुरी तरह से बदला लिया गया। वो तो जब अडवाणी जी को इन्होंने नहीं छोड़ा, हाँ, अपने वहां के लोगों को भी नहीं छोड़ा। अब सीएम सारे जो हटा के ये नए अनजान इसी बना रहे हैं क्योंकि जिसने भी दिमाग लगाया, सच को सच कहने की कोशिश की, वो चाहे आरएसएस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे कांग्रेसी हो, उसको पूरी तरह से खत्म करने का काम। और उसकी अगर आप लिस्ट देखो तो बीजेपी में स्टेट प्रेसिडेंट थे राजेंद्र सिंह राणा, 4 बार के एमपी। आज़ाद पृथ्वी सिंह जी, स्वतंत्रता सेना में जिनका बड़ा नाम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में, उस परिवार से आए हुए। पहले उनका बीजेपी के अध्यक्ष से हटा दिया स्टेट के, फिर उनका सांसद का टिकट काट दिया। पॉलिटिकली उसको कोई मिलने भी जाए तो साहब को पसंद नहीं है, नहीं जाओगे। हरिन पाठक सेंट्रल में मिनिस्टर थे, वाजपेयी जी के करीबी थे, कहाँ गए वो? काशीराम राणा थे, वल्लभ भाई कथिरिया थे, ये सब गुजरात काफी लोग बीजेपी के, उसमें से कुछ अच्छे जनसेवक भी थे, पूरी तरह से खत्म। इसी में इनके ऊपर सर तीसरा एक इल्जाम आता है, अपार्ट फ्रॉम जो मर्डर्स हुए या जो पैसे पे धांधलियां हुई, एक सबसे बड़ा महिलाओं पे आता है, जिसमें काफी सारे सिविल सर्वेंट्स भी जिन्होंने एक्सपोज किया है इनको। उसमें एक मानसी सोनी का नाम आता है, एक महिला था जिसकी जासूसी करवाई थी। ये ऑन रिकॉर्ड मुझे लगता है आईएएस है, आप ज्यादा समझते होंगे। इसके अलावा भी, और अभी रिसेंटली इनकी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, मधु किश्वर नाम है शायद उनका। तो उन्होंने जो मोदी जी की, जिन्होंने सबसे लंबा इंटरव्यू भी शायद 6-7 घंटे का इंटरव्यू मोदी जी का उन्होंने किया, और जिसमें मोदी जी ऐसे कहते हैं कि मैं किताब ऐसे पढ़ता हूँ, वो उन्होंने एक्सपोज किया है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है मोदी जी के साथ। अब ये तो हमारे F3 जैसी बातें आ रही हैं, ये तो हमारा महिला सुरक्षित नहीं है। देखिए,
चाल चलन और चरित्र बहुत ही खतरनाक है। महात्मा गांधी जी देश की आज़ादी के लिए लड़े। उन जमानों में वो अफ्रीका जाके वकालत करने गए या देश की आज़ादी के लिए लड़े या अफ्रीका में उन्होंने लड़ाई की। कस्तूरबा गांधी उसको हर वक्त साथ रखा। इतनी बड़ी लड़ाई के लिए भी अपनी पत्नी को छोड़ना जरूरी नहीं है। जशोदाबेन पहले एफिडेविट में उन्होंने कॉलम ही खाली छोड़ा और एक पब्लिक परसेप्शन बनाया कि अनमैरिड हूं। फिर अंधभक्तों ने एक चलाया कि बाल विवाह था। हरेन पंड्या थे जिन्होंने सबसे पहले एक इंटरव्यू जी टीवी ने करवाया था। जी टीवी के एक एंकर ने जाके पूरे गांव का और जशोदाबेन का इंटरव्यू किया और उसमें पूरे गांव ने कहा कि कोई बाल विवाह नहीं था। अच्छा। दोनों की उम्र बड़ी थी। तो ये फेक है कि ये बाल विवाह फेक है। ये तो आज भी नैरेटिव, मुझे भी नहीं पता। हाँ, तो ये एडल्ट थे। ये एडल्ट थे। काफ़ी महीनों तक साथ एज ए पति पत्नी रहे। जशोदाबेन का भी जी टीवी ने इंटरव्यू किया, उसमें वो कहती है कि हम दोनों की उम्र मैच्योर थी। शादी हुई, कुछ महीनों तक साथ रहे, फिर बोले सारे फोटोग्राफ्स एल्बम उन्होंने फाड़े, ये एक फ़ोटो मैंने रख लिया है करके वो कैमरा के सामने वो फ़ोटो भी दिखाती है। और गांव के सारे बुज़ुर्ग लोग कहते हैं कि हमें याद है कि ये बारात आई थी, इनकी शादी हुई थी। जशोदाबेन के ब्रदर कहते हैं कि हमारे ऊपर बहुत सारा प्रेशर डाला जाता है कि इस शादी के लिए आप डिवोर्स ले लो, पर मेरी बहन नहीं लेगी। ये सारी सीडी ऑन एयर नहीं हुई। अच्छा। वो मैनेज हो गया और जी टीवी को कहा कि इसको नहीं, पर ये हुआ था। पर ये इसकी सीडी हरेन पंड्या के पास थी जिसका मर्डर हो गया। हरेन पंड्या ने वो सीडी दी, मेरे पास भी है। आपको चाहिए? मेरे पास भी है। पब्लिकली बोल रहे हैं कि बिल्कुल है मेरे पास कि ये, और बहुत लोगों के पास है, मेरे पास भी है। तो वो उस सीडी में जशोदाबेन खुद भी कहती है, गांव के सारे बुजुर्ग अलग अलग कास्ट के लोग कहते हैं, दोनों मेजर एज के थे, बाल विवाह नहीं था, काफी महीने साथ रहे, उसके बाद छोड़ा। अच्छा, मैं कहता हूं कि जब आप एफिडेविट में लिखते हो कि मेरी पत्नी है, आप अग्नि की साक्षी पे शपथ लेके आपने शादी की है, जो बचपना वाली शादी नहीं थी, और जहां आपने कहा कि 7 जन्म तक तुम्हारी हर चिंता मेरी चिंता रहेगी। हमारे वो कहते हैं चौरी ना फेरा, मीन्स कि जब आप वो फेरे लेते हो तो आप ये सारे प्रोमिसेस देते हो और अग्नि की साक्षी पे देते हो जी। मेरा सीधा सवाल ये है कि मोदी जी, जब अग्नि की साक्षी पे आपने जशोदाबेन को ये कहा था, इतने बड़े पीएम हाउस में वो एक बहन अगर एक कमरा आप नहीं दे सकते हो उसको? आप क्यों नहीं देते हो? क्योंकि आपको अगर मुझे कुछ गंदा काम नहीं करना है तो मेरी पत्नी मेरे घर में रहे, इससे मुझे क्या एतराज हो सकता है? भले और कोई भी पत्नी हो, वो दूसरी महिलाओं को आप बेडरूम में लेके आओ, नहीं पसंद करेगी, इसके अलावा और वजह क्या हो सकती है आप बताओ? और ये कोई बचपना शादी नहीं है। मैं चैलेंज करके कहता हूँ, मेरे सामने अगर कोई भी अंधभक्त चाहे तो डेफोमेशन का केस करो, मैं वो पूरी सीडी जो है जिसमें जशोदाबेन का भी इंटरव्यू है वो रखूँगा। करे मेरे सामने डेफोमेशन का केस कि मैं बोल रहा हूँ वो झूठा हूँ, ये सच है। और सर थोड़ा संभल के, यशोदा के बहन अब के ऊपर भी अटैक हो गया था, मरते मरते बची थी एक्सीडेंट में। हाँ, तो माने सर डर नहीं लगता आपको? देखिए, खतरनाक आदमी है ये लोग। देखिए, एक दिन जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु होता है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि जब मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन था तो मेरे वहाँ एक कागज आया करते थे कि तू बहुत बकबक करता है, तुझे ठोक देंगे, अच्छा, मार डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मेरे पीएस थे, उन्होंने एक दिन कहा कि साहब ये खत सारे आते हैं। मैंने कहा फाड़ के फेंक दो। बोले नहीं सर, भगवान ना करे कुछ हो जाए तो कल को मैं दिक्कत में आ सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं तो होम सेक्रेटरी को ये कागज़ सारे भेज दूँगा। भेज दिए उन्होंने। तो मुझे कहा गया सरकार से कि आपकी सिक्योरिटी बढ़ाएंगे।
मैंने कहा मेरे कोई भी तुम्हारे ऑफिशियल जासूस मुझे नहीं चाहिए। पब्लिक मनी का ये वेस्टेज होगा। हाँ, मेरा इस दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है। मैंने एक डाइंग डिक्लेरेशन की वीडियो की है। अच्छा। हाँ, कि अगर कोई मुझे ठोक देगा, अननेचुरल डेथ होती है, तो एक ही आदमी को जिम्मेवार माना जाए, और ये है। तो उन दोनों में से कौन है? और नंबर 1 मोदी जी हो सकते हैं। तो मैंने ये वीडियो करके 10 जगह पे उसकी सीडी रखी है कि मेरा अननेचुरल डेथ होता है तो जिम्मेवारी इसकी है। तो और क्यों डर डर के क्यों जिए? मैं बोलता हूँ, पहले से बोलता हूँ, खुला बोलता हूँ, मेरी कोई पर्सनली किसी से दुश्मनी नहीं है, पर जब मैं पब्लिक लाइफ में हूँ तो गलत को गलत कहना है, ये मेरी ड्यूटी है। मेरी और नरेंद्र मोदी की कोई पर्सनली ना, वो कोई मेरी ज़मीन खा गए हैं, ना मुझे उनसे कुछ लेना है, पर पब्लिक लाइफ में अगर कोई गलत होता है, मेरे गुजरात के अगर कोई 17,000 करोड़ गैस और ऑयल ढूंढने के नाम पे करप्शन करता है और वो CAG लिखता ही है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये कहते हैं, और आपको ज़ीरो, एक बूंद भी गैस और ऑयल नहीं मिलता है, और 17,000 करोड़ मेरे GSPC जो पैसा कमा के देता था गुजरात को, वो ख़त्म होता है, मैं चुप नहीं रह सकता हूँ। मेरे गुजरात में उच्च परंपराएं थी, उसको तोड़ के अगर असेंबली में ख़त्म की जाती है, मैं चुप नहीं रह सकता हूँ। गुजरात की गायों के लिए रखा हुआ गौचर अगर कोई उठा के खा के अपने उद्योगपति को दे देता है, मैं चुप नहीं रह सकता हूँ। अदानी के लिए एयरपोर्ट पे अगर पैसेंजर का 250 रुपया से 1680 होता है और मेरे गुजरात के आने वाले पैसेंजर के ऊपर बोझ आता है, तो मैं चुप नहीं रह सकता हूँ। तो मैं तो उसी के लिए लड़ता हूँ। ये तो इनके किस्से हैं, बहुत सारे किस्से हैं। अब मेन इनका जो एक चीज़ रही है कि वही मॉडल इन्होंने दिल्ली में भी डाला, दिल्ली में भी पूरी तरह से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अब हवा पलटने लगी है उसमें। वही मैंने मधुकेश्वर वाला जो बोला और महिला वाला, तो ये जो आरोप लग रहे हैं इनके ऊपर महिला वाले, लास्ट उस महिला वाले पॉइंट में, क्योंकि अब आपने कवर नहीं किया, तो ये कितनी सच्चाई है? वो मानसी सोनी वाला जो IPS ने किया था, ये मधुकेश्वर लिख रही हैं, ये इसमें सच्चाई है? ये फंसेंगे, लंबा फंसेंगे इसमें, कि ये लोग को भी साइड कर देंगे, जैसे मानसी सोनी आज तक किसी को पता नहीं कहाँ गई? देखिए, प्रदीप शर्मा थे कलेक्टर कच्छ में, मोदी जी से खास थे। उन्होंने कच्छ में एक वेल्सपन ने एक गार्डन बनाया था, उसका लैंडस्केपिंग ये लड़की ने किया हुआ था। मोदी जी वहाँ जाते हैं, प्रदीप शर्मा जी इनसे पहचान करवाते हैं कि लैंडस्केपिंग का और काम ये सब इसने किया हुआ है। निगाह बिगड़ती हैं और उसे कहते हैं कि तुम वो कार्ट चला लेगी। कार्ट चला लेगी? कार्ट जो अपना गोल्फ कार्ट होती है। हाँ, गोल्फ कार्ट जो होती है वो तुम चला लोगे? हाँ। तो बोली हाँ मैं तो चलाती हूँ, गाड़ी भी चलाती हूँ। तो बोले जो गार्डन में राउंड लेना है तो हम दोनों ही जाएंगे। सबको मना कर दिया सिक्योरिटी, और उन्होंने राउंड लिया। उसी दौरान नंबरों के आदान प्रदान हो गया, और उसके बाद वहाँ रुकी गए। इसके बाद जब प्रदीप शर्मा के पास ये गई तो प्रदीप शर्मा को उन्होंने कहा कि मुझे कुछ ऐसे स्कीम बताओ कि जिसमें मैं बहुत पैसे कमा पाऊँ। और तो बोले कि ऐसे कौन तुझे देगा बिना कॉन्ट्रैक्ट के? बोले CM डायरेक्ट देंगे। बोले CM कैसे देंगे, कब बात हुई? बोले आज ही बात हुई। उसी दौरान उन्होंने कहा कौन से नंबर से फ़ोन आया था? तो ये एक नंबर उसने कहा देखो ये SMS आया था। तो उसने अपने फ़ोन में लेके डायल किया और वो नंबर उधर चला गया। तो मोदी क्या करते हैं कि भाई आप अगर गर्लफ्रेंड हो तो आपको जो नंबर देंगे वो नंबर दूसरे को नहीं देंगे। तो ये नंबर सिर्फ इसके पास था, कैसे गया? और उसके बाद उनको धमकाया, झगड़ा होता है। अच्छा। और जो स्नूपिंग वाला जो आया सामने, जिसमें अमित शाह और IPS सिंघल की बातें का वीडियो आप गूगल पे देखोगे तो है कि इसकी कहाँ गई, कौन मिल रहा है, क्या कर रहा है। साहब हाँ साहब देख रहे हो, साहब दूसरी जगह से भी कर रहे हैं। वो प्रदीप शर्मा, इसका कोई गुनाह नहीं है, बरसों से वो जेल में है। हमारा कानून भी, मैं भी एडवोकेट हूँ, कभी कभी लगता है कि किस तरह की कानून व्यवस्था है। एक प्रिंसिपल है क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का कि जब तक ट्रायल नहीं चलती है, बेल इज अ रूल नॉट अ जेल, नॉट अ एक्सेप्शन। तो बरसों से वो अंदर है। क्यों अंदर है? बस सिर्फ इसीलिए कि उसने ये मानसी वाला केस बाहर आया, उसमें उसको जिम्मेवार मान लिया गया।
अब मधु किशोर लिखती है, आप अहमदाबाद के सर्किट हाउस में जाके पूछेंगे तो पता चलेगा कि जो 2-3 नाम महिलाओं के दिए थे उसमें से एक महिला वहाँ आती है, रात को गाड़ी लेने आती है, सुबह वापस जाती है। वो कितनी सच्चाई है कि पुरानी सीएम जो है उनके हस्बैंड ने लिखा था मोदी जी को कि मेरी नहीं, वो तो कागज आया था, पब्लिक डोमाइन में भी आया था, पब्लिक डोमाइन, और महिला का नाम उन्हीं के एक एमएलए ने इसको एक्सपोज किया था। और उस वक्त पे स्पीकर ने खुद वाजपेयी जी को कागज फॉरवर्ड किया था कि ये कैसे हमारी पार्टी के संस्कार और संस्कृति कि इस तरह से किसी के पति को लिखना पड़े। वो तो अटल जी ने क्लियर ही कर दिया था। हाँ। अटल जी ही ने क्लियर कर दिया था। क्या बात है हाँ। इनके लिए कि ये किस तरह के इंसान है। वो मनमोहन जी 2 प्राइम मिनिस्टर बोल चुके हैं इनके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। अब आते हैं सर, अब ये तो बहुत नेगेटिव, बहुत हैवी माहौल हो गया। हाँ, और उसमें कुछ चीज़ें मैं जानता भी हूँ, पर मेरी पार्टी के और हमारे संस्कार नहीं है कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं कि जो मुझे ठीक नहीं लगता है कि कैमरे, बाकी बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि मैं जिस तरह से लड़ रहा हूँ तो लोग सामने से आके मसाला देते हैं, सामने से दे, पर एक लेवल के नीचे का वो इस कैमरे के सामने या पब्लिकली बोलना, वो ना कांग्रेस पार्टी के संस्कार है ना मेरे संस्कार है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। पर हमारे वहाँ हमारी संस्कृति में जो चीज़ जायज़ नहीं है वो नहीं है, और वो करते हैं, ये हकीकत है। हाँ, इनका गिरने का कोई लेवल नहीं है। ये कुछ भी कर सकते हैं। सो कमिंग तो थोड़ा हैवी माहौल से अब हम आते हैं राजनीति की तरफ। आपको ये तो पता ही होगा कि ये ओपनली काफ़ी लोगों ने खोल दिया है, उसमें प्रशांत भूषण भी थे, कि जो अन्ना आंदोलन हुआ था उसको स्पॉन्सर किया था ये आरएसएस ने। ये खुल के आ गया है, इसका डिनायल भी नहीं किया गया है आम आदमी और अरविंद केजरीवाल की तरफ से। अभी अरविंद केजरीवाल को सर बेल मिलती है, और जैसे अभी हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि केजरीवाल जी पंजाब छोड़ के, और पंजाब सीएम पंजाब छोड़ के गुजरात में एक्टिव है जहां चुनाव है अगले साल। ऐसा क्या डील हुई है कि ये लोग अब पंजाब छोड़ के गुजरात में बैठे हुए हैं? देखिए, पॉलिटिशियन आइडियोलॉजिकल फाइट लड़ते हैं और आइडियोलॉजिकल लड़ाई होती है। क्रिमिनल्स होते हैं, उसकी सोच एक अलग होती है कि वो किसी भी तरह से सामने वाले को ख़त्म करने की कोशिश होती है। ये इनकी सोच जो है वो इसी तरह की है। आपको ताज्जुब होगा, जब ये सीएम थे, आज के प्रधानमंत्री, गुजरात भवन में 37 आईबी के ऑफिसर्स रहते थे। 37। अब किसी भी स्टेट के आईबी ऑफिसर्स को दिल्ली में हाँ, 1 या 2 बंदे रह गए कि अपना भवन का देखने के लिए, 37 रहते थे जासूसी करने के लिए। अपने वहाँ कहा जाता है ना कि पहाड़ खोदोगे तो चूहा तो निकलेगा ही। सारी एजेंसीज आपके पीछे लगा देंगे और फाइल बनाएंगे। आपकी कमजोरी कोई ना कोई मिल गई तो कहीं ना कहीं से, चाहे सुप्रीम कोर्ट जज हो, चाहे हाई कोर्ट जज हो, चाहे मीडिया वाला हो, चाहे ऑपोजिशन वाला हो, चाहे उसकी खुद की पार्टी का हो, नहीं तो फंसा देते हैं। और फिर ये करते हैं। मैं जो कुछ चीज़ें घटना घटी, लाइक केजरीवाल जी को बेल मिलता है, हरियाणा में चुनाव है, मैं हरियाणा का प्रभारी पहले रहा था, चुनाव के वक्त नहीं था प्रभारी, उससे पहले प्रभारी रहा था। दीवार पे लिखा हुआ था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, कोई दिक्कत नहीं थी, लोगों का मूड था कि कांग्रेस की सरकार बने, लोग त्रस्त थे बीजेपी से। वो तो वोट उसी वक्त पे बेल होता है, और हरियाणा में सभी जगह पे आम आदमी के कैंडिडेट खड़े रहते हैं। हुड्डा जी सामने से कहा था कि आइए केजरीवाल जी, हम बैठते हैं, कुछ सीटों पे एडजस्टमेंट कर लो, आपको हम देते हैं, पर एंटी बीजेपी वोट का बंटवारा ना हो। पर वो नहीं माने। अब इन्हीं को जवाब देना होगा कि क्यों। गुजरात में 2022 में आपके पास बहुत सारी टीवी चैनल के इंटरव्यूज़ केजरीवाल जी थे, उसे लिख के ले लो, कांग्रेस 0 होगी और हमारी सरकार बनेगी। बीजेपी का नाम नहीं ले रहे थे, कांग्रेस 0 होगी और हमारी सरकार। गुजरात में वोटर कभी थर्ड फ्रंट के लिए नहीं है। बहुत लोगों ने कोशिश कर ली, पूरा पैसा लगाया, पूरी ताकत लगाने के बावजूद इतना पैसा आता ही कहाँ से? सिर्फ 5 एमएलए उनके जीते, सिर्फ 5। मेन ऑपोजिशन तो कांग्रेस पार्टी ही रही,
तो ये पैसे, और कैंडिडेट्स आप देख लीजिए कैसे कैंडिडेट्स लगाते हैं कि जिससे कांग्रेस ही डैमेज हो। पूरे ट्राइबल बेल्ट में आप देख लीजिए, और कोई भाजपा से आया हुआ अगर उधर जुड़ना भी गुजरात में आम आदमी से चाहता है, उसे वो उसको जोड़ते नहीं, नहीं कांग्रेस के आदमियों को तोड़ के जोड़ लेते हैं। 3-3 दिन लगातार पंजाब सीएम और केजरीवाल जी गुजरात में रुकते हैं और घूमते हैं। क्या डील हुई है मुझे पता नहीं है, डील पर तो हुई है सर। क्यों ये, अगर आपको आइडियोलॉजिकली नहीं तो- आपको बीजेपी के खिलाफ लड़ना है, हाँ। तो आपको क्यों अलग से कांग्रेस को डैमेज करने में लगे हो? डील तो हुई है सर, पहले यूपी का चुनाव है और उसके बाद पंजाब का चुनाव, फिर गुजरात का चुनाव है। हाँ, अगले 1 साल से ऊपर बाकी है, तो वहाँ जाने का क्या मतलब है? तो किसी ने किसी तरह से, पर देखो कहते हैं ना, पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, सब पहचानती है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि इसके जासे में अब कोई गुजरात में आएगा। अब आपके लिए क्या, अब आपको वर्तमान में, आप अभी एमपी हैं, अब मुझे लग रहा है टर्म कंप्लीट हो रहा है जी, अब, जी। अब आपके लिए नेक्स्ट क्या, व्हाट इज शक्ति सिंह गोहिल गोइंग टू डू देखिए, नेक्स्ट? मैंने आपको पहले ही कहा कि सैनिक अपना रोल तय नहीं करता है, सेनापति जो कहते हैं वो करता है, वो सैनिक है। मैं पार्टी का सैनिक हूँ, मेरी पार्टी का आला कमान मुझे जो रोल देगा, मेरी इच्छा यही है कि मैं अब एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, ज़िंदगी भर कांग्रेस का कार्य करता रहूँगा। मुझे ना खरीद सकते हैं, मुझे ना डरा सकते हैं, मुझे ना ले सकते हैं। तो मुझे तो गुजरात में आप खुद ज़्यादा जब दिखेंगे। मैं कभी लीडर ऑफ अपोजिशन था, मैं कभी अकेले में नरेंद्र मोदी जी से मिला नहीं। मैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जाता था तो मेरे साथ मेरे चीफ विप को लेके जाता था एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन, जहाँ सीएम भी रहते थे, स्पीकर भी रहते थे। तो हमारे वहाँ सिस्टम है कि पहले एक बार ये इनफॉर्मल चाय नाश्ता होता है, उसके बाद ऑफिसर्स को बुलाते हैं। तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि क्या कोई नॉन करप्ट होता है? मोदी ने? हाँ। तो मैंने कहा हाँ। बोले ना, आप किसी को 5 लाख देते हो, 50 लाख देते हो, 5 करोड़ देते हो, 50 करोड़ देते हो, और आदमी बिकता नहीं है, तो आपको लगता है नॉन करप्ट है। पर इसकी वैल्यू 500 करोड़ की है, वहाँ तक आप पहुँचे नहीं, तब तक ही ये नॉन करप्ट होता है। तो मैंने उसको हंसते हंसते कहा था कि तुम्हारे पास तो स्काई इज़ द लिमिट है, जिस दिन तुम मुझे खरीद के ले जाओगे बीजेपी में, तब मैं मानूंगा। तो फिर वो अशोक भट्ट थे स्पीकर, तो वो फिर इधर उधर की बात करने लगे। हाँ, काफ़ी आपने डायरेक्ट कन्फ्रंट किया? मैं बहुत बार होता था मेरा, तो वो मेरे साथ मीटिंग में बैठते नहीं थे। कभी गुजरात की ये परंपरा रही थी कि लीडर ऑफ अपोजिशन जब भाषण देता था तो सीएम अगर बाहर भी है तो दौड़ के अंदर आ जाते थे और सामने बैठते थे, और सीएम बोलते थे हाउस में तो लीडर ऑफ अपोजिशन रहता था। ये परंपरा बरसों की थी। नहीं, ये तो मैं एलओपी रहा लीडर ऑफ अपोजिशन, एक बार वो सामने आके कुर्सी पे नहीं बैठे। वही राहुल जी के साथ भी लोकसभा और में। मैं फिर कैमरा के सामने हाथ करके स्पीकर को कहता था कि मैं जानता हूं कि सच का सामना झूठ कर नहीं सकता है, इसलिए परंपरा होते हुए भी सामने नहीं बैठते हैं, पर चैम्बर में अपनी बैठ के सीसीटीवी देखते होंगे तो मुझे सीसीटीवी पे हाथ करके बोलना पड़ता है। तो ये एक डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र की बड़ी परंपरा है। और गुजरात में इसलिए थी क्योंकि फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा मावलंकर जी, पहले स्पीकर, वो भले ही महाराष्ट्रन थे पर उसकी कर्मभूमि गुजरात थी। तो जैसे ही यहाँ से रिटायर हुए लोकसभा स्पीकर से, उन्होंने गुजरात में, सरकार ने भी साथ दिया और मावलंकर ट्रेनिंग ब्यूरो बना था। तो एमएलएस की ट्रेनिंग होती थी, सीएम मिनिस्टर्स भी जाते थे, उनकी भी ट्रेनिंग के कैसे जवाब देना है, आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, पर्सनल दुश्मनी नहीं है, हाउस में क्वेश्चन आवर्स में शॉर्ट रिप्लाई देना है, अगर हाँ जी या ना जी से काम चलता है तो लंबा भाषण नहीं करना है। ये ट्रेनिंग मैंने भी ली थी। ये सारी परंपराएं, मावलंकर ब्यूरो को ग्रांट देना बंद करके ख़त्म किया आज के प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब। वो ऐसी परंपराएं तोड़ डाली सर। कहाँ वो राजीव गांधी जी थे कि
दो बीजेपी के सिर्फ 2 एमपी थे, वो चाहते तो उसे खरीद सकते थे, वो चाहते तो सीबीआई ईडी सीडी करके इसको permanently कर और देते। फिर कहते मित्रों भाजपा मुक्त संसद होगी। उल्टा उन्होंने अटल जी को तो भेजा था इलाज के लिए। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि 2 ही भाजपा के हैं, मेरे लिए एक प्रबल विरोधी दल है, उनका मान सम्मान वही होना चाहिए। वो राजीव गांधी जी थे। और आज देखो आप क्या व्यवहार हो रहा है। अरे एलओपी के साथ राहुल गांधी जी सच बोलते हैं, बहादुरी से बोलते हैं, निडरता से बोलते हैं, तो उनके साथ व्यवहार क्या हो रहा है। पार्लियामेंट में हमारे लोगों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है। खड़गे जी खड़े होते हैं, उसकी बात नहीं सुनी जाती है। तो ये लोकतंत्र की परंपराओं को बिल्कुल तोड़ने में लगे हैं। कभी ऐसा नहीं होता था कि दिन में बिल पास हो जाए। कानून बना रहे हो आप, अब तो हम गिनती नहीं डिवीजन है। मांग रहे हैं तो डिवीजन नहीं दे रहे हो। हाँ। बहस की कोई नौबत नहीं आती है, कोई कंसल्टेशन नहीं, और खुद वन साइडेड चल रहा है वो तो सर। और पूरा one-sided। इससे नुकसान क्या होता है आप देखिए, जब इंसान अपने आप को भगवान मानने लगता है, कहते हैं मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ और मैं सबसे ज़्यादा जान। देखो देश को कितना बड़ा नुकसान हुआ। हमारी फौज में बहुत इंटेलिजेंट, कमिटेड, एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था, कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर नहीं है। मुझे पता नहीं कि कंड्यूसिव का मतलब मोदी जी ने क्या मोदी जी जानते हैं या नहीं नहीं। जानते। उन्होंने क्या कहा, बादल है ना। फौज ने कहा हाँ बादल है। अभी SAR सिंथेटिक अप्रूव रडार आए हैं, SAR, वो कितने भी घने बादल हो उस पे भी वो उस पे देख सकते हैं। वो पाकिस्तान के भी पास है SAR, हमारे पास भी SAR है। ये फौज जानती थी कि अभी कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर नहीं है, हमें हवाई जहाज नहीं भेजना चाहिए। मोदी जी ने कहा बादल है ने मित्रों जाने दो, और हुआ क्या, हमारा हवाई जहाज पाकिस्तान ने गिरा दिया। हमारे पायलट अभिनव को पकड़ लिया और फिर पूरी दुनिया में सीना चौड़ा करके कहा हम तुम्हारे पायलट को वापस दे रहे हैं। ये हमारी उसी में किसी ने, एक आर्मी वाले ने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया था। उसने बोला कि पकड़ के वापस तो कर दिया, मोदी जी ने ढिंडोरा पीटा कि हमने छुड़वा लिया, लेकिन एक चीज मिस हो गई सबके ध्यान से कि वो आर्मी की ड्रेस उन्होंने अपने यहाँ लगा रखी जो वो पहने हुए था कि डिस्प्ले नहीं, वो करने वही नहीं बदनामी हमारी। अगर फौज में लोग हैं, मोरल फिर आपको क्या करने की जरूरत थी। फौज तय करती कब जाना है। वो कहते कि कंड्यूसिव नहीं है, फिर भी के बादल है न जाने दो, और हमारा हवाई जहाज गिरा। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार, देश के प्रधानमंत्री जिम्मेवार है। फौज के लिए देखो बहुत राजीव गांधी जी के खिलाफ चलाया, जिसको पूरी दुनिया ने कहा। एक ही पॉलिटिशियन को विरुद्ध मिला पूरी दुनिया में, मिस्टर क्लीन, वो राजीव गांधी जी को मिला था। उसी राजीव गांधी जी को बदनाम करने के लिए इसी भाजपा ने बोफोर्स में पैसे खाए किया। भाजपा की सेंट्रल में गवर्नमेंट थी, और तभी क्लीन और तभी हाई कोर्ट ने कहा कि एक पैसा राजीव गांधी ने, वो तो सर 2G में भी बाद में भी निकला और सब में निकला वो तो सब फेक था। और जब कारगिल की लड़ाई हम जीते, उसके बाद एक फौजी ने इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा था, उसमें उन्होंने लिखा कि ये लड़ाई कारगिल की अगर हम जीत पाए तो उसकी एक ही वजह है कि हमारे पास बोफोर्स थी उस हाइट, और जब अटल जी की सरकार थी तब, अटल जी उस हाइट और उस ठंड में हमारी एक ही गन सबसे ज्यादा काम लगी, और वो थी बोफोर्स। वो राजीव गांधी जी का विजन था, तो ये रिजल्ट मिला था। सर मोदी जी ने तो शादी करके छोड़ दिया, आपने क्यों नहीं की? देखिए मैं तो बहुत छोटा था। क्या राजनीति में शादी करना एक ड्रॉबैक हो जाता है क्या? ऐसा जैसे मायावती जी, राहुल जी, और कितने बड़े बड़े नेता है, ममता, इन लोगों ने शादी ही नहीं की, ऐसा क्या रीजन है? देखिए मेरी बात करूं तो मैंने मेरे ग्रैंडफादर एज में बहुत वो, पर मेरा उनके साथ डायलॉग, बच्चा था मैं, वो कहते थे तो क्या आप बड़ा होकर, मैंने कहा मैं MLA बनूंगा। तो उस वक्त उन्होंने कहा था 3-4 चीज़ें जो मुझे बहुत काम आई ज़िंदगी में। एक उन्होंने कहा था कि राजनीति में, पॉलिटिक्स में फैमिली
और आपके वोटर्स, पब्लिक कार्यकर्ता, दोनों को टाइम देना, दोनों को न्याय करना बड़ा मुश्किल होता है। या तो आप फैमिली को इनजस्टिस करोगे या आपके कार्यकर्ता और जनता को, टाइम में, काम में। तब से मैंने एक दिमाग में बैठ गया था कि अगर मैं राजनीति में जाऊंगा तो मैं शादी नहीं करूंगा तो फैमिली का इनजस्टिस वाला नहीं प्यार नहीं हुआ रहेगा। सर? और दूसरा प्यार नहीं हुआ आपको? देखो, प्यार होता तो सर। मुझे आपसे भी प्यार है, मुझे मेरे भाई से भी प्यार है, मेरे परिवार से भी प्यार है, मेरे कार्यकर्ता से प्यार है, जनता से। प्यार का मतलब एक लड़की के साथ प्यार ही प्यार नहीं है। जनता का प्यार मुझे मिला है, मैं लोगों से प्यार करता हूँ, मेरे कार्यकर्ताओं से प्यार करता हूँ। तो सिर्फ हाँ, मैं ज़रूर ये कहूँगा कि मैंने एक डिसीजन लिया और उसके बाद हर वक्त में बहुत मुश्किल सजाग डिसीजन रहा। है। मैंने किसी को डिच नहीं किया कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की। किसी को मैंने कभी ये नहीं कहा कि हाँ तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारे साथ शादी करने वाला हूँ। नहीं, मैंने मेरी लाइफ में मेरी कुछ क्लैरिटी रही। मैं दूसरा आपको कह रहा था कि मेरे ग्रैंडफादर कहते थे कि पब्लिक लाइफ में जाना है, राजनीति में, तो एक बात समझ लो कि तुम मेहनती हो, इंटेलिजेंट हो, कमिटेड हो तो आपका फिक्स प्रमोशन होगा, ऐसा नहीं होता है। कोई जरूरी नहीं। राजनीति में हाथ से होते चपरासी सीधा मैनेजर बन सकता है। कब अगर ये बन- अप्स एंड डाउन सहन कर सकते हो हाँ, तभी जाओ। शायद तभी करना। तीसरा वो कहते थे कि अगर पैसा पैदा करना है तो राजनीति में ना मत जाओ, जाओ। तो दूसरे क्षेत्र में जाओ। और आपके पास और कोई काम होना चाहिए। जब आपकी राजनीति में डिमांड नहीं है तो उसके पीछे मत भागो, दूसरा काम करो। तो इसलिए मैंने वकालत की। बीच का एक पीरियड ऐसा था कि जब मेरी पास कोई ऐसी जिम्मेवारी नहीं थी कि मुझे फुल टाइम रहना है, तो मैं हाई कोर्ट में बड़ी अच्छी मेरी प्रैक्टिस चलती थी। जब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन बना तो ढेर सारी फाइलें एनओसी के साथ वापस की। तो ये एक दौर है ज़िंदगी में, ना कोई सोने की रोटी और चांदी की सब्जी खाता है। ज़रूरत जो है उतना भगवान ज़रूरत से ज़्यादा देता रहता है। एक ऐसे परिवार में भी पैदा हुआ कि जहाँ मुझे इसके लिए संघर्ष नहीं करना। बाकी तो वो कहते हैं ना कि नीड भगवान दे ही देता है, ग्रीड को कोई ख़त्म नहीं कर ये तो सकता। मैंने देखा है आपको, मैं बिहार में पीसीसी में देखा था, काफ़ी सिंपल लाइफ से आप रहते थे। खुद ही अपना, मैंने देखा है, खुद ही अपना बना रहे हैं, एक छोटे से कमरे में आप रह रहे हैं। जो मोदी जी होते तो कितना एडवर्टाइज करते कि मैं कैसे रहता था, मैं चाय वाला था, लेकिन मैंने जो देखा था कि आप अपना खुद खाना बना रहे हैं, आपने खुद किया, ये एक अलग जीवन आपने देखा है मैंने। उसकी मज़ा होती है। मेरा सुबह में मी टाइम भी रहता है, मेरा योगा, मेरा एक्सरसाइज 45 मिनट्स में कर लेता हूँ, उससे मेरा पूरा दिन एक अच्छा गुजरता ऐसा है। यू कीप यंग। हाँ, मैं यंग हूँ कि नहीं पता नहीं है, पर उससे कर लेता हूँ और लड़ता हूँ इन लोगों से। मैंने अभी एक कवि की एक बहुत अच्छी बात सुनी थी। ये भाजपा के लोग क्या? नेहरू जी के लिए बार बार बोलते रहते हैं, बड़ा बड़ा अच्छा। मैं उस कवि का 2 लाइनें थी कि ये समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, ये समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, ये नेहरू की कमियां निकालने में लगे हुए हैं। अरे जिनकी चड्डियां तक फटी हुई है वो नेहरू की पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। वाह वाह वाह। तो ये आजकल कुछ कवि भी दुखी हैं, जनता भी दुखी हैं, और भाजपा अपने लोकतंत्र को ख़त्म करें। हाँ, राहुल गांधी जी हाथ में संविधान लेके जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर देश ऐसे चलेगा तो मैं मानता हूँ कि चाहे चंगेज़ खान हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे कंस हो, चाहे रावण हो, सच छुपा नहीं रहेगा और एक न एक दिन अंत होता ही है। हाँ। पर कुछ जो डिक्टेटर्स होते हैं उनका काम करने का तरीका जो होता है, वो अभी नेटफ्लिक्स पे वो दुनिया के 5 बड़े डिक्टेटर की एक डॉक्यूमेंट्री है। अगर उसको देखेंगे और फिर आज का माहौल देखेंगे आप, तो सिमिलरिटी होगी। तो बिल्कुल सिमिलरिटी है। ऐसा लगता है कि जैसे इन 5 में से लेके यहाँ एक जगह चल रहा है। हमारी पार्लियामेंट आप देखो कितनी बढ़िया। मैं यूरोप में गया हुआ हूँ, वहाँ की पुरानी बिल्डिंग्स और पार्लियामेंट को वो लोग नई बनाने से ज़्यादा खर्चा करके उसमें रहते हैं। क्यों? वो कहते हैं कि ये वो जगह है जहाँ हमारे पूर्वजों का आत्मा रहता है,
यहाँ से एक पॉजिटिव ऑरा निकलता है। ये हमारी धरोहर है, इसको हम टूटने नहीं देंगे। हमारी ये पार्लियामेंट आप देखो अंदर जाके, कितनी बढ़िया पार्लियामेंट बिल्डिंग है। उसको इन्होंने ये बौद्ध के उसके आधार पर, इस देश की संस्कृति के आधार पर बना हुआ बिल्डिंग छोड़ के अपने नई पार्लियामेंट में जाओ। जैसे कोई पीवीआर में मूवी देखने गया हो, किसी ने अभी सोशल मीडिया पे चल रहा था कि वो कॉफिन के शेप में है, तो बोले ये संविधान का कॉफिन बनाया हुआ है। क्या ज़रूरत है इसे? तो आपको सर फिर अब हम नेक्स्ट अब देख रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ गुजरात में, यू विल बी सीन इन गुजरात नाउ। हाँ, मैं तो अभी भी गुजरात में जाता रहता हूँ, करता रहता हूँ। मैं पार्टी का कार्य करता हूँ, जहाँ जो ज़रूरत होती है ज़रूर लड़ता रहूँगा, करता रहूँगा, और कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता ही रहना चाहता हूँ। इसी बात पे थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, धन्यवाद हमें अच्छा आने लगा के लिए।